में हारना बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि देश हित में, अपनी पार्टी के हित में भी आम आदमी पार्टी और खासकर अरविंद केजरीवाल को अब सड़कों पे आना जरूरी है और इसमें राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं उनकी मदद करना भी जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम इंडिया गठबंधन एकजुट हो। आम आदमी पार्टी अगर जीतती तो इंडिया गठबंधन का क्या होता, इस पे भी चर्चा करेंगे, इस पे भी चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है श्रवण गर्ग साहब, जिस तरफ आप इस चर्चा को लेके गए हैं, इस पे आएंगे। जरा जल्दी से हमारे दो साथी शकील अख्तर जी, प्रशांत टंडन जी, आप दोनों के बीच आना चाहता हूं। पहले शकील जी, यहां पर लगभग 7% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी को, हालांकि कांग्रेस पार्टी के कई कैंडिडेट बहुत पीछे हैं और उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी यहां और बेहतर कर सकती थी, लेकिन नहीं कर रही है। शायद बंटवारा बिल्कुल आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच यहां दिखाई दे रहा है, लेकिन और कांग्रेस के तमाम दिग्गज पिछड़ गए हैं, शून्य पे। अभी देखिए आंकड़ा शून्य है। शकील जी, देखिए राजीव जी, कांग्रेस के दिल्ली में कौन लोग अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। आवाज आ रही है साहब? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मुदित अग्रवाल चांदनी चौक में दूसरे नंबर पर है। लगातार अपने क्षेत्र में रहे, काम करते रहे। जो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि संदीप दीक्षित के लिए इन्होंने ही कहा है कि आपने लोकसभा में कोई काम नहीं किया, पिछले 5 साल काम नहीं किया, उससे पहले काम नहीं किया, और जो लोग आपके पास आते थे आप उनके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। मुदित, सबको मालूम था जो ग्राउंड में रहते हैं, जाते हैं, कि मुदित जो है जयप्रकाश अग्रवाल के लड़के हैं, ये जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे हैं जी, आज भी है वो। दूसरे अभिषेक दत्त कस्तूरबा नगर से, इनके बारे में भी उन लोगों को सबको मालूम है। दिल्ली के सारे रिपोर्टर से अगर आप बात करेंगे तो बताएंगे काउंसलर है ये और हमेशा काम करते रहे। ये भी दूसरे नंबर पे चल रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली में कांग्रेस के पास अच्छे कैंडिडेटों की बहुत कमी थी। हम फिर उस बात को दोहराएंगे कि चाहे वो संदीप दीक्षित हो, अलका लांबा हो, रागिनी नायक हो, ये सब सोशल मीडिया पे तो हम सबको बहुत ज्यादा दिखते थे और मेन मीडिया पे भी अपने प्रचार तंत्र के जरिए आ जाते थे। ग्राउंड पे जो है इन लोगों की कोई बहुत स्थिति नहीं थी, क्योंकि ये लोग ग्राउंड पे इनके काम नहीं थे। अब कांग्रेस के लिए ये बहुत जरूरी है कि कांग्रेस इस बात को समझे कि अपने वर्कर वापस पैदा करे, अपने नेताओं को वापस आगे बढ़ाए, और ये दिल्ली में अब होने जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पे बहुत सोच समझ के हमले किए और इतने कठोर हमले किए कि जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उन्होंने कहा कि विपक्ष में कोई नेता अगर नरेंद्र मोदी से डरता है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। शीश महल पे भी उन्होंने हमले किए, शराब के घोटालों पे भी उन्होंने हमले किए। उन्होंने कोई कोना नहीं छोड़ा, और वो किस लिए किया? क्योंकि वो जरूरी था। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल आज तक जो है वो सत्ता में ही रहे हैं। जिस दिन पार्टी बनाई उसी दिन सरकार में आ गए। पहला मौका है जी, जब विपक्ष में रहना पड़ेगा, और उनकी पार्टी जो है हमें लगता नहीं है कि विपक्ष में रह पाएगी। बहुत जल्दी उसके अंदर टूट शुरू हो जाएगी। अभी पंजाब की बात हो रही थी, पंजाब में होगी, दिल्ली में होगी। और जहां तक सवाल है समाजवादी पार्टी और टीएमसी, इनसे भी एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई किस आधार पे आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी का समर्थन करने आए थे? अगर आप कांग्रेस का नहीं कर सकते थे, खुद नहीं लड़ रहे थे, तो क्या आप न्यूट्रल नहीं रह सकते थे? देखिए, कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी से मिलकर लड़ती है उसका एक आधार है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस जो है सोशल जस्टिस के सिद्धांत पे समाजवादी पार्टी के साथ है। अभी आरजेडी के साथ मिलकर लड़ेगी बिहार में, उसका आधार है क्योंकि सोशल जस्टिस के सवाल पे, दलित पिछड़े के सवाल पे कांग्रेस और उसके विचार मिलते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ कहीं पे भी कोई ऐसा कोना बचा नहीं था। और इसीलिए जो आपने कहा था
कांग्रेस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी चुनाव से पहले, और ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड कहा कांग्रेस के नेताओं ने कि हमने कोशिश की थी, लेकिन केजरीवाल दिल्ली में हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। और आप देखेंगे कुछ दिनों में ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि आम आदमी पार्टी जो है वो धीरे 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 कम और कमजोर होती चली जाएगी, क्योंकि उसका कोई वैचारिक आधार नहीं है जी। कोई एक कारण नहीं है कि जिसके लिए उसके साथ लोग जुड़े रहे। अभी तो एक सत्ता उसका कारण थी, सत्ता की वजह से उसके कार्यकर्ता आपको दिखते थे। वो जब सत्ता नहीं रहेगी तो आम आदमी पार्टी का अब राजनीति में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक और सवाल के साथ आना चाहता हूं श्रवण गर्ग साहब आपके पास, फिर प्रशांत जी और तमाम साथियों के बीच आता हूं। गर्ग साहब, अगर आज आम आदमी पार्टी की जीत होती है, अभी चूंकि रिजल्ट सामने नहीं है, रुझान है, इसलिए मैं जीत होती है नहीं होती पूछ रहा हूं, अगर होती है तब इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी नहीं जीतती है तब इंडिया गठबंधन, दोनों के शेप में परिवर्तन देखते हैं क्या? अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो इंडिया गठबंधन खत्म हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल इस बात को बता चुके हैं कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान संभालना चाहिए। ममता बनर्जी के शत्रुघ्न सिन्हा दिल्ली में प्रचार कर चुके हैं आम आदमी पार्टी के पक्ष में। अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के पक्ष में रोड शो कर चुके हैं दिल्ली में। तो हमको बहुत सारी चीजों को अपनी गलतफहमी से निकाल देना चाहिए। केवल एक आदमी जो नहीं आया दिल्ली में आम आदमी का प्रचार करने, वो तेजस्वी यादव था। अगर आपने गौर किया हो जी, मैं अगर कोई आपको जानकारी हो कि आया था कोई आरजेडी से तो बता दीजिए मुझे। नहीं था। तो ये एक इंडिया ब्लॉक को तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है, और ये ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल का शिखंडी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि वो खुद कलकत्ता नहीं छोड़ सकती। वो बोल चुकी है कि मैं कलकत्ता नहीं छोड़ सकती, और फिर भी इंडिया गठबंधन का वो नेतृत्व करना चाहती है। तो इस लिहाज से अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो भी टूट जाएगी। अब आपका कहना हार जाती है तो क्या होगा? हार जाती है तो भी केजरीवाल उसको तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि केजरीवाल अपनी हार का पूरा ठीकरा कांग्रेस के सिर पर फोड़ेंगे, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि इंडिया ब्लॉक को पूरी तरह से तहस नहस कर दें। अब सवाल केवल इसमें यह रहेगा कि इंडिया ब्लॉक का कौन कौन सा घटक उनके साथ खड़ा होता है, क्योंकि जब क्या है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये अरविंद केजरीवाल वो जीत जाए तो भी वही काम करेंगे इंडिया ब्लॉक के लिए, और हार जाए तो भी वो करेंगे। पर अगर हार जाए तो इंडिया ब्लॉक को कम नुकसान होगा, जीत जाएंगे तो ज्यादा नुकसान होगा। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गर्ग साहब, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और आना चाहता हूं जल्दी से प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या यहां अब एक अलग सूरत आपको भी दिखाई देती है? हालांकि 30 और 40 10 का अंतर है, और बहुत ही मजेदार है, यहां पर दो पार्टियों में सीटें बट गई हैं। कांग्रेस बिल्कुल बाहर है आंकड़ों में, रुझानों में, और अदर्स के खाते में भी कुछ भी नहीं है। यानी बिल्कुल दो दलीय मुकाबला यहां दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस ने कई जगह ठीक ठाक डेंट लगाए, कई जगह। देखिए, अब दिल्ली का चुनाव तो कि जैसे मैंने कहा कि अब इसकी दिशा बदलने नहीं जा रही है, ये ट्रेंड रहेगा।
यानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ रही है। ये तो अभी ये बात कोई चमत्कार हो जाए तो ये उल्टा हो जाएगा, पहली बात। अब दिल्ली की में बीजेपी की सरकार आएगी तो एक बार जरा ये भी हम बात डिस्कस कर लें कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जी, तो वहां पे रमेश बिधूड़ी दावेदार हैं, वहां कपिल मिश्रा दावेदार हैं, वहां पे प्रवेश वर्मा अगर अरविंद केजरीवाल को हराने में कामयाब हो जाते हैं, अभी पीछे चल रहे हैं, तो वो प्रबल दावेदार होंगे, क्योंकि उसी सीट पे अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया था और मुख्यमंत्री बने थे। तो न्यू दिल्ली सीट मुख्यमंत्री देता है, ये भी बात है। एक और दावेदार है और मेरे ख्याल से बीजेपी का प्रबल दावेदार वो होना चाहिए, विजेंद्र गुप्ता। बीजेपी के सबसे खराब दिनों में भी वो चुनाव जीत के रोहिणी से आते रहे और वो आगे चल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी थे वो। तो ये तो बीजेपी किसको बनाती है मुख्यमंत्री, ये बीजेपी के मुख्यमंत्री के दावेदार हैं कि विजेंद्र गुप्ता को बनाती है, कि वो कपिल मिश्रा को बनाती है, कि वो रमेश बिधूड़ी को बनाती है। प्रवेश वर्मा भी पीछे चल रहे हैं, उनके जो प्रबल दावेदार हैं पीछे चल रहे हैं। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो चर्चा हो रही है, वो चर्चा एक आपको, जैसे आप ये देखें कि अरविंद केजरीवाल अब क्या तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे या तमाम सारे ऐसे नेता जो, और राहुल गांधी सबसे ऊपर उसमें, कि चुनाव हारने के बाद भी उनका राजनीति में अस्तित्व है, वजूद है, कद है, वो सरवाइव कर गए। अब सवाल उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल सत्ता में के बाहर होके तेजस्वी यादव की तरह, अखिलेश यादव की तरह, उद्धव ठाकरे की तरह, शरद पवार की तरह, राहुल गांधी की तरह राजनीति में रह पाएंगे उस कद के साथ? एक सवाल ये बड़ा खड़ा होता है। दूसरा सवाल होता है कि क्या वो पंजाब की सरकार बचा पाएंगे? अब अरविंद केजरीवाल देखिए वापस जंतर मंतर पे नहीं जा सकते। अब अन्ना हजारे को दोबारा वो नहीं खड़ा कर सकते कुर्ता पजामा पहना के, धोती कुर्ता पहना के। अब उनके लिए कोई प्रशांत भूषण, कोई जेएनयू का प्रोफेसर, कोई बैंक को छोड़ के लोग नहीं आने जा रहे। अब वो एक राजनीतिक पार्टी है और उस राजनीतिक पार्टी के तौर पे उनको अब लड़ना होगा, सरवाइव करना होगा। तब सवाल बड़ा आता है कि वो क्या बाकी विपक्षी नेताओं की तरह मैदान में टिके रह पाएंगे? एक बात। दूसरी बात कि कांग्रेस के लिए ये वरदान है। अब पंजाब का रास्ता कांग्रेस के लिए साफ होता नजर आता है। पंजाब में बीजेपी नहीं है। आम आदमी पार्टी जो गुजरात में, हरियाणा में, सब जगह जाके, हिमाचल में, गोवा में चुनाव लड़ती थी, अब शायद उस तरीके से चुनाव लड़ने के काबिल ना हो। और आपने सही कहा और गर्ग साहब से मैं सहमत हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल चौथी बार मुख्यमंत्री बनते तो इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलें पैदा होती। यहाँ पे मुश्किलें अभी भी रहेंगी। अब अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस, जो कांग्रेस के यहाँ रहते हुए अरविंद केजरीवाल के प्रचार में आए थे, वो साफ उनको मालूम था कि वो चुनाव के इक्वेशन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते थे। वो आपकी संख्या बता रही कि उनके आने से यहाँ पे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो केवल कांग्रेस को चिढ़ाने यहाँ पे आ रहे थे। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के अंदर एक प्रेशर ग्रुप बनाने के लिए ये हो रहा था। मेरे ख्याल से वो मंसूबे, अब वो प्रोजेक्ट अब जो है वो ठंडे बस्ते में जाएगा। जी राजीव जी। जी, बहुत मजेदार है। देखिए आंकड़े, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आंकड़ों को देखिए, 40 और 30, 40 बीजेपी, 30 आम आदमी पार्टी। अगर ये उल्टा होता तो शायद हम लोग ये भी चर्चा कर रहे होते कि कहीं ऑपरेशन लोटस न हो जाए। तो क्या यहाँ पर ऑपरेशन झाड़ू होगा, इसकी उम्मीद करें हम। इधर दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के दफ्तर से हमारे दोनों सहयोगी अभी जुड़ने वाली हैं, उनके बीच भी चलेंगे।
यहाँ भी ढोल नगाड़े, जोश हाई है आम आदमी पार्टी में भी। ऑपरेशन झाड़ू देखेंगे क्या हम, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी? इसकी संभावना मुझे कम दिखती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास ईडी नहीं है, सीबीआई नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं है और एलजीबी नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी के पास ये सारे हथियार हैं, तो आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल है कि वो इस तरह की कोई बात करे। लेकिन अंतिम दौर में कई बार चुनाव के नतीजे बदल जाते हैं। हो सकता है कि झाड़ू का काम इसके बगैर झाड़ू लगाए ही केजरीवाल का काम चल जाए। राजू जी, मुझे जी, ये लगता है। जी, झाड़ू का काम चल जाए। इस बीच जरा ले आइए हमारे तमाम साथी जो आम आदमी पार्टी के दफ्तर, मानसी और आराधना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सीधे आम आदमी पार्टी दफ्तर से, और क्या है वहां पर ये इन लोगों से समझते हैं क्या चल रहा है। और इधर स्टूडियो से हमारे साथी अमलिंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, उनके बीच भी आएंगे, उनसे भी कुछ सवालों का जवाब ढूंढेंगे। लेकिन मानसी और आराधना, आप लोग आम आदमी पार्टी के दफ्तर में 30 सीटें आम आदमी पार्टी को रुझानों में आती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि 40 सीटें बीजेपी को। लेकिन जोश हाई है आम आदमी पार्टी की, अभी भी इन लोगों ने हथियार नहीं डाला, जो कहते हैं, जो सेना की भाषा, सैनिकों की भाषा है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर में एक बड़े स्क्रीन पर चैनल चल रहा है, कोई टेलीविजन चैनल। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं? मानसी, आराधना। राजीव जी, आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी भी जोश आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा नजर आ रहा है। अभी हम बीजेपी कार्यालय में गए थे, वहाँ पे आपको दिखा देते किस तरीके से ढोल नगाड़े बज रहे थे। वहीं अब आप देख सकते हैं कि मुकाबला एकदम कांटे का चल रहा है और आम आदमी पार्टी में एक बार फिर से जोश आएगा। कुछ दिन पहले यहाँ पर भी ढोल नगाड़े बज रहे थे और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों से बात करें, क्या उत्साह है, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों से। लेकिन अभी थोड़ी हम बात करते हैं, पहले आराधना क्या कहना चाहेंगे? अभी हम लोग बीजेपी कार्यालय गए थे, वहाँ एक अलग उत्साह था, लेकिन अब हम आम आदमी पार्टी के कार्यालय में आए हैं, यहाँ पर भी उत्साह नजर आ रहा है और अब जो टक्कर है बराबर की चल रही है। जी बिल्कुल मानसी। राजीव जी, मैं आपको बता दूं कि अगर दोनों दफ्तर का माहौल देखा जाए तो एकदम कांटे का मुकाबला, लोगों के अंदर भी जोश उतना ही नजर आ रहा है। जहां बीजेपी कार्यालय में ढोल नगाड़ों की गूंज थी, तो आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर भी एक बार फिर केजरीवाल आएंगे, ये गूंज रहा है। लोग थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर लोग नाच रहे थे, खुशी से झूम रहे थे और आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के अंदर, हर एक समर्थक के अंदर ये जोश भरपूर दिखाई दे रहा है कि इस बार भी आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी कर रही है। यानी अगर हम मौजूदा हालात को देखें, अभी जो फिलहाल आंकड़े चल रहे हैं, जिस तरह से कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है, उन पर भी नजर डाले तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि इस बार ये बाजी कौन सी पार्टी मारेगी, इस बार सत्ता किसके हाथ में जाएगी। 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी या आम आदमी पार्टी की हैट्रिक होगी, क्या वो फिर से सत्ता में आएगी, इन सब पर हमारी नजरें हैं। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर माहौल है वो यही है कि फिर से केजरीवाल आ रहे हैं। जी, फिर से यहाँ माहौल यही है, आप बता रही हैं कि फिर से केजरीवाल आ रहे हैं। लेकिन केजरीवाल फिर से छठे राउंड में पिछड़ गए हैं, 225 वोटों से केजरीवाल पिछड़ गए हैं और जो अब 39 और देखिए राजीव जी, कुछ यहाँ पर हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं। अभी दिल्ली में जो भी अभी सामने आ रहा है, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें भी बीजेपी आगे चल रही थी, हालांकि अब आम आदमी पार्टी भी आगे मतलब बराबर की टक्कर चल रही है। क्या कहना चाहिए, क्या लगता है इस बार आपको? दिल्ली और पंजाब में जो अरविंद केजरीवाल जी की बदौलत तरक्की हुई, जो काम हुए लोगों का, अलग अलग सेक्टर में जो काम हुए, मैं आपको मालूम है, उनकी बदौलत जो दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को वोटिंग की, उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपको श्योर करते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार 100% आएगी। उसका कारण ये है कि आप देख रहे हैं जो भी तकरीबन आधी काउंटिंग अभी बाकी है और जो भी काउंटिंग हो रही है, हर सीट पर कांटे की टक्कर है। आम आदमी पार्टी किसी भी सीट पर पीछे नहीं है, थोड़ी बहुत कुछ आगे पीछे है, इसलिए हमें पूरे तौर पर भरोसा हुआ अरविंद केजरीवाल जी की बदौलत दोबारा आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार आएगी। तो देखिए राजीव जी, जैसे कि हमने इनसे बात की कि अभी इनका कहना ये है कि अभी पूरे जो रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन जितने भी अभी रुझान आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी के नेताओं के अंदर अभी भी उम्मीद है कि एक बार फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी दोबारा आएगी।
जी राजीव जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ये उनके नेताओं कार्यकर्ताओं का कहना है, जोश है उनमें। और हमारे दो सहयोगी यहाँ मौजूद हैं, आराधना से पूछिए क्योंकि उनकी भी चर्चा हुई होगी, यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, और भी कार्यकर्ताओं से अगर बातचीत हुई हो तो बात करने की कोशिश कीजिए। क्या है यहाँ, क्योंकि लगभग 11 सीटों का अंतर है और ऐसे में अभी भी लग रहा है आम आदमी पार्टी की हमारी सरकार बन रही है, क्योंकि आधी अभी यहाँ पर काउंटिंग बाकी है। तो यहाँ के और भी लोग क्या कह रहे हैं? जी राजीव जी, अभी हम जस्ट कोशिश करेंगे लोगों से बात करने की, क्या के लोगों का क्या कहना है। लेकिन आराधना क्या कहना चाहेंगे कि दिल्ली का चुनाव इस बार काफी ज्यादा अलग लग रहा है। अभी एकदम से बीजेपी आगे चल रही थी, फिर आम आदमी पार्टी आ गई है, हालांकि अब मुकाबला बराबर पर दिखाई दे रहा है। आप क्या कहना चाहेंगी? मानसी, जहाँ तक मैं जमीनी स्तर पर ऐसे देख पा रही हूँ, परिस्थितियां जो बयान कर रही हैं, बताया ये जा रहा है कि कम से कम 10-15 सीटें ऐसी हैं जहां कभी बीजेपी आगे, कभी आम आदमी पार्टी आगे, और ये सीटें फ्लोटिंग सीट्स कहा जा सकता है एक तरह से, कभी इसके पाले में कभी उसके पाले पे। और अगर कोई आगे है भी तो बहुत ज्यादा अंतर से आगे नहीं है, यानी ये आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। तो किसकी जीत होगी इसके लिए हमें एंड मोमेंट तक का वेट करना होगा, जब तक पूरे के पूरे आंकड़े सामने नहीं आ जाते कि दिल्ली में 70 के 70 सीटों पर किसकी जीत हुई है। जब तक ये आंकड़े सामने नहीं आ जाते तब तक इस पर कोई भी फैसला नहीं किया जा सकता। हालांकि लोगों के जोश जज्बात वो अलग कहानी बयान कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जैसा कि अभी हमने एक से बात भी की, उन्होंने ये बताया कि अरविंद केजरीवाल जी के मुद्दों चुनाव बहुत अच्छा है इनका और लोगों ने इन्हें वोट दिया है। उन्होंने लोगों को धन्यवाद भी किया मतदान के लिए और ऐसे में उन्होंने जीत की उम्मीद तो जताई है, लेकिन आखिरकार नतीजे क्या होंगे इसके लिए हमें अंत तक इंतजार करना होगा। दिल्ली का चुनाव फिलहाल ऐसा ही चल रहा है कि लगातार आंकड़े बदल रहे हैं और हमें इस पर लगातार नजरें बनाए रखने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है आराधना कि यहाँ लगातार नजरें बनाए रखने की जरूरत है। आगे नीचे ऊपर नीचे, आगे पीछे ऊपर नीचे यहाँ आंकड़े। और मजेदार है कि यहाँ चुनाव आयोग के जो अब आंकड़े आ रहे हैं वो देखिए, या हम अपने आप लोग जहां अलग अलग जगहों से जो सोर्सेज हैं उसकी तरफ से भी जो खबरें आ रही हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, वो बहुत नज़दीक की फाइट यहां पर बता रहे हैं। जल्दी से आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास एक बार, फिर प्रशांत जी के पास भी आता हूं और इधर बहुत देर से हमारे साथी अमलेंदु जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी आता हूं। प्रकाश जी, जरा जल्दी से इन आंकड़ों पे आपकी प्रतिक्रिया, क्या यहां से आगे कुछ आपको दिखाई देता है या ये आंकड़े इसी हिसाब से आगे बढ़ते हुए? मुझे लगता है कि ये आंकड़े शायद इसी हिसाब से बढ़ते रहेंगे, क्योंकि दोपहर होने वाली है, लगभग आधे मतों की गणना हो चुकी है। हाँ, कुछ सीटों पर जरूर बदलाव नजर आएगा, लेकिन जो रुझान दिखता है 70 में से 41 सीटें जो आगे दिख रही हैं बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की 29, तो इसमें अंतर 2-4 सीटों का हो सकता है, लेकिन 6 सीटों का अंतर होगा, इसमें मुझे थोड़ा शक है। राजीव जी 6 सीटों का। अमलेंदु जी, आप देखिए बहुत देर से आप बहुत ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, ये 41-29। राजीव जी, ये अभी देखिए काफ़ी बदल सकता है, चूँकि जिस तरीके से मतगणना की तैयारी की जाती है, सारा खेल राजीव जी उसमें भी होता है। सिर्फ इसी में नहीं होता है खेल कि कैसे मतदाता सूचियां की जा रही हैं, मतगणना किस तरीके से कराई जानी है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा खेल होता है। तो वो एक असल में मानसिक जो है वो प्रेशर बनाने का कोशिश होती है प्रशासन पर भी और जो विरोधी दल के कार्यकर्ता होते हैं उनके ऊपर भी कि देखो फलां जीत रहा है, फलां हार रहा है। तो वो काफ़ी वो प्रेशर काम करता है, वो प्रेशर जब काम करता है तो नीचे उसका असर पड़ता है। अब देखिए जो अभी थोड़ी देर पहले जो थी वो बीजेपी जो 42 और 45 सब दिख रही थी, वो अब धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही है। तो ये काफ़ी कुछ अभी बदल सकता है। इसमें अभी मुझे लगता है कि थोड़ा और हमको इंतजार करना पड़ेगा इसको फाइनल शेप लेने में। और जैसे कि आराधना वहाँ से बता रही थी कि 15 से किस आसपास सीटें ऐसी हैं जो कभी कोई आगे कभी कोई आगे हो रहा है। तो जो फ्लोटिंग सीट्स कही जा रही हैं, असल में वो फ्लोटिंग सीट्स जो पहले से अंदाज होता है कि कौन सी फ्लोटिंग सीट्स हैं, सारे खेल उन सीट्स पर ही किए जाते हैं। तो हमारे एक दर्शक ने जो टिप्पणी की थी राजीव जी, उस टिप्पणी पर भी हमको थोड़ी सी नज़र बना के रखनी पड़ेगी, क्या चलता है क्या नहीं चलता है। लेकिन अगर इस समय तक के आंकड़ों की राजीव जी बातचीत की जाए जो चल रहा है, तो उसमें एक चीज़ तो राजीव जी साफ नज़र आ रही है, वो संदेश साफ नज़र आ रहा है। अब वो संदेश जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए है, इसको हम लोगों को असल में समझना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि वो
सरकार बना भी लेगा आम आदमी पार्टी या नहीं भी बने, तब भी वो संदेश साफ तौर पर रहेगा। अब वो संदेश ये है कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव ख़त्म हुआ, फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से कह दिया गया कि लोकसभा चुनाव तक हमारा गठबंधन था और गठबंधन समाप्त, विधानसभा चुनाव हम अकेले लड़ेंगे। और उसके बाद राजीव जी आपने देखा होगा कि जो पिछले संसद सत्र में जब अडानी के मसले को लेकर चल रही थी, तमाम संसद में गतिरोध पैदा हो रहा था, राहुल गांधी पे FIR दर्ज कराई जा रही थी, उस समय डिम्पल यादव का एक बयान आया था कि ना हम अडानी के मसले पर साथ हैं, ना हम जॉर्ज सोरोस के मसले पर किसी के साथ हैं जी, हम चाहते हैं संसद चले। और उसके बाद अभी 2 दिन पहले प्रोफेसर रामगोपाल यादव का जो एक बयान आया था, ये सब इस तरह इशारा कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कुछ कोशिशें शायद अंदर से चल रही हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने बहुत मजबूती के साथ, बहुत समझदारी के साथ कल जो बात कही, उससे उन्होंने सारी चीज़ों पे विराम लगा दिए थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल कोई खेल कर रहे थे या कर सकते थे या उनके मन में कुछ रहा होगा, वो साफ संकेत एक तरीके से दिखाई पड़ रहे थे। तो बहुत कुछ संकेत अभी छिपे हुए हैं। मुझे लगता है कि हम लोग इन सारी चीज़ों पे जो है वो शाम को चर्चा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि क्या होगा, क्या हो सकता था और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है वो टक्कर कांटे की है और अभी भी हम ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी शायद कमबैक कर सकती है राजीव जी, या ये हो सकता है कि बिल्कुल नेक टू नेक जो है वो 35-36 के आसपास भी मामला आके अटक सकता है, जो फिलहाल की परिस्थितियां दिख रही हैं उसमें। जी, आम आदमी पार्टी शायद यहां कमबैक कर सकती है। मामला जो है वो हो सकता है कि आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है। जरा आना चाहते हैं एक बार फिर से हम आराधना और मानसी के पास, और वहां का नजारा हम देख ही रहे हैं, लेकिन क्या चल रहा है। और इधर कह रहे हैं हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी कि यहां मामला जो है वो पलट भी सकता है। क्या यही उम्मीद वहां के लोग भी, कार्यकर्ता भी कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता जो आप लोग जिनसे बात कर रही हैं, जिनको सुन रही हैं, देख रही हैं? जी राजीव जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है। उनका कहना भी यही है कि बदल सकते हैं अभी समीकरण जो दिखाए जा रहे हैं, उस हिसाब से आम आदमी पार्टी फिर से जीतेगी, ऐसा है कि लोगों का कहना है। एक आप कार्यकर्ता है, क्या आप समर्थक है, उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी बीजेपी आगे चल रही है, आप पीछे चल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पर अगले 15-20 मिनट आधे घंटे में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। अभी 30-40 का आंकड़ा है, तो 15 ऐसी सीटें, 10 का डिफरेंस और 15 ऐसी सीटें जहां पे डिफरेंस 500-700 से, तो उनमें से 10 सीटें आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर हासिल करेगी। और यह आंकड़ा 42-43 तो निश्चित तौर पर कन्फर्म होगा। बीजेपी 27 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत रही है। आम आदमी पार्टी चौथी बार दिल्ली की सत्ता हासिल करने जा रही है। दिल्ली के बेटे, दिल्ली के भाई अरविंद केजरीवाल वो CM बनने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी फिर से बनने वाली है, बिल्कुल निश्चित, मतलब पूरा जोश है, पूरा कॉन्फिडेंट है आपके अंदर? बिल्कुल, मैं तभी कह रहा हूँ ना, बड़े प्यार से कह रहा हूँ कि 15 ऐसी सीटें हैं जहां हमारा सर्वे ये कह रहा है कि 10-12 सीटें हम आसानी से जीतेंगे। और वो आंकड़ा 10 इधर बढ़ेगा, उधर कम होगा, तो वो 30 पे जाएंगे, हम 40 पे जाएंगे, और वो 30 से कम भी हो सकते हैं। 27 से मुझे नहीं लग रहा कि बीजेपी 27 सीटों से ज़्यादा हासिल करने जा रही है। तो अगले आधे घंटे के बाद में आप देख लेना, मैं यहीं पे हूँ। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी 42-43 सीटों के साथ दिल्ली की सत्ता हासिल करने जा रही है। देखिए राजीव जी, हमने बात की, इनका कहना ये है कि निश्चित तौर पर अभी आप इंतजार कीजिए, आम आदमी पार्टी जीतेगी और बीजेपी बहुत कम सीट पर ही जीत पाएगी। और भी लोग जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे? भैया, आप लगातार जो है बीजेपी जो है आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? आधे घंटे के बाद देखेगा मैडम जी, आप आगे चलेगी और बीजेपी पीछे चलेगी, और अपना 45 के आसपास सीट अपनी जाएगी और पूर्ण मोहम्मद से सरकार बनावेगी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसा कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, हमने देखा कैसे मैदानी स्तर पर नेता कार्यकर्ता प्रचार में जुटे हुए थे। अरविंद केजरीवाल खुद, उन्होंने कई सारी योजनाओं की घोषणा की, लोगों के लिए कई सारे घोषणाएं की है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चुनावी मुद्दे आम आदमी पार्टी ने उठाए हैं, क्या वो लोगों तक पहुंच पाए हैं? क्या वो लोगों के मुद्दे हैं और क्या ये असरदार होंगे इतने? बिल्कुल होगा। केजरीवाल जी जो वादा किए हैं उस पे जनता का भरोसा है, 100% भरोसा है। और बीजेपी ने जो वादे किए हैं उस पर आप क्या कहेंगे? उस पे किसी का भरोसा नहीं है, वो तो जुमलाबाज बंदा है। पहले भी वो बोले थे हर खाते में 15 लाख रुपए दूंगा जी, हर युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार नौकरी दूंगा, लेकिन जीतने के बाद क्या बोले कि यह तो जुमला था। जनता उसको नकार चुकी है। लोकसभा के वक्त में क्या हुआ, 400 से पार और 400 से बाहर हो गए। अयोध्या में मंदिर वहीं पे बनाया और वहीं से हार गए। क्यों हारे, इसका जवाब है बीजेपी के पास।
जी, यानी आपका कहना है कि बीजेपी जो वादे करती है उन्हें पूरा नहीं करती, बीजेपी के सिर्फ और सिर्फ जुमले हैं। सिर्फ जुमलाबाज है बीजेपी, सिर्फ जुमलाबाज। एक चाय एक समोसा, बीजेपी तेरा क्या भरोसा, कोई भरोसा नहीं, बीजेपी को नकार चुकी है जनता। तो आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली चुनाव में अभी जो ये मुकाबला कांटे की टक्कर पर है, आपको कितनी सीटें आम आदमी पार्टी के जीतने की उम्मीदें और कितनी सीटें बीजेपी के खाते में जाने की उम्मीदें लगती हैं? देखो 40 से 45 सीट आम आदमी पार्टी की आएगी जी। हो सकता है कि इससे ज्यादा ही कुछ जाए जी, और बीजेपी ज्यादा से ज्यादा 15 सीट आएगी, जो मेरा अनुमान है। अब आगे देखिए, लाख दुश्मन बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लेकिन 101% सरकार झाड़ू की बनेगी, केजरीवाल भाई की बनेगी। यानी आपको पूरा भरोसा है कि दिल्ली में एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की सत्ता में वापसी हो रही है? एक बार नहीं, ये तीसरी बार तो बन चुके हैं, चौथी बार आम आदमी पार्टी की सरकार। 101% कॉन्फिडेंस हूँ मैं, 1% भी ना उम्मीद नहीं हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है ये जो चुनावी नतीजे अभी जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं और आखिर में जो नतीजे आएंगे वो क्या होंगे? ये जो दिल्ली का चुनाव जो हो रहा था जी, तो आप देखे होंगे जो कितना रुपया का यहाँ खेल हुआ है जी। ये आम आदमी चंदा लेके लड़ने वाला पार्टी है, देशभक्त पार्टी है। तो पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो ये आम आदमी जो है जी, जितना सहूलियत दिल्ली शहर के अंदर दिया जी, माँ बहनों को बस फ्री करना कोई आम बात नहीं है। ये काम कोई पढ़ा लिखा आदमी ही कर सकता है जी। बिजली फ्री करना कोई आम बात नहीं है, ये काम कोई पढ़ा लिखा आदमी ही कर सकता है। दिल्ली की तकदीर बनाना, सुंदर स्कूल बनाना कोई आम बात नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी ही कर सकता है जी। पानी फ्री, बिजली फ्री, दवाई फ्री, बहनों को 2100 रुपये का योजना, बुजुर्गों माता पिता के लिए। आजकल देखते हैं शादी होते ही लोग माँ बाप को भूल जाते हैं। केजरीवाल जी को देखिए कितना सोच है, हमारे भाई जी को, केजरीवाल सर जी को, जो हमारे माँ बाप के लिए भी सोचे हैं संजीवनी योजना जी। ये कोई आम बात नहीं है। दिल्ली शहर के अंदर शौचालय फ्री है, केजरीवाल जी ने किया। हर एक काम तो केजरीवाल जी है। आप मीडिया है, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। पहला सवाल मेरा है, जो मोदी कितना पढ़े लिखे हैं? अगर पढ़े लिखे रहते तो कोरोना में ताली और ताली नहीं बजाते। क्या मेरे देश के MBBS नहीं थे, एम्स नहीं था, ये कुछ नहीं था, ताली और थाली से कोरोना भाग गया। इससे आप अंदाज लगा लीजिए जो कितना पढ़े लिखे हैं जी। जो हमारे केजरीवाल जी को झूठा आरोप लगा के 6 महीना जेल में रखा, क्या मिला? अठन्नी मिला कि चवन्नी मिला, फूटी कौड़ी भी नहीं मिला। क्योंकि मेरे केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार है, देशभक्त है। इनकी शरीर में भगत सिंह अम्बेडकर जी का खून दौड़ रहा है जी। ऐसा आदमी देश का, एक मिनट सर, ऐसा आदमी देश का प्रधानमंत्री बने। देश के मतदाता मालिक को मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, हे मतदाता मालिक, जिस तरह दिल्ली का स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज अच्छा केजरीवाल जी ने किया है, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था सुंदर किया है, उसी तरह पूरा देश में हो। केजरीवाल जैसा आदमी देश का प्रधानमंत्री बने, फेंकू जैसा नहीं। भारत माता की जय। जी, जैसा कि आपने अभी सारी बातें कही, आपने कहा इतनी योजनाएं केजरीवाल जी ने दी हैं जनता को। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो योजनाएं हैं, इन्हें मुफ्त की रेवड़ियां भी कहा जा रहा है। तो आपको लगता है कि इस बार की जो जनता है, आप एक पढ़े लिखे नेता की बात कह रहे हैं कि केजरीवाल जी पढ़े लिखे नेता हैं, इसलिए वो जनता के लिए बेहतर योजनाएं लेकर आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमारी जनता की जरूरत क्या है, ये मुफ्त की योजनाएं या फिर रोजगार और तमाम अन्य चीजें? इन्होंने जितना काम किया है ना, गरीब तबके के लिए किया है। जो भी काम किए हैं जी। पहले सरकारी स्कूल में ना, मैं एक टैक्सी का ड्राइवर था, हम भी प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ा के कंगाल बन गए हैं जी। उस समय केजरीवाल जी नहीं थे। जितना सुंदर इन्होंने स्कूल बनाया, आई फ्री का रेवड़ी कहते थे जी। वो चोरी करके रेवड़ा देंगे, वो रेवड़ा देंगे। अब कहाँ से देंगे? 25 प्लीज भाई साहब, 20-22 राज्य में उनकी सरकार है, किसी एक राज्य में एगो योजना तो दे दे। 500 का गैस सिलेंडर देंगे, तो 1200 क्यों किए थे?
जी। उसमें आपके यहाँ कितना जा रहा था? हिसाब पाई पाई को ले लेंगे। 1200 का सिलेंडर, अब वोट हुआ था 800। जनता से वादा करते हैं दिवाली में फ्री देंगे, होली में फ्री देंगे। केजरीवाल जी ऑटो टैक्सी ड्राइवर के लिए फ्री दिवाली का गिफ्ट दिया है वस्त्र। जो इंसान ऑटो टैक्सी ड्राइवर का वस्त्र दान करेगा, हम क्या है, भगवान श्री कृष्ण है महाभारत के। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। कल मेरी बेटी की शादी होगी, 1 लाख रुपए केजरीवाल देंगे। उन पे भरोसा है? उन पे नहीं भरोसा। उन्होंने तो मेरा 15 लाख रुपया ठग लिया। 15 लाख रुपया मेरा उनके यहाँ बाकी है। ये मैं आपको 2 करोड़ कहे थे जरा नौकरी दिए तो नहीं, 40 करोड़ देशवासी को बेरोजगार कर दिए हैं। देश को स्मार्ट भिखारी बना दिए हैं। क्या बना दिए हैं? स्मार्ट भिखारी। हमारा ऑटो टैक्सी वाले का काम बेच दिया ओला उबर के हाथ। वो कौन है ओला उबर? बहन जी, उसके पास अगर जीपीएस न हो तो 3 दिन में आपको नहीं छोड़ेगा। एक दिन की बात है, मैं टर्मिनल 3 एयरपोर्ट गया था सवारी छोड़ने के लिए। वहाँ एक लड़की आई, कहता अंकल जी टर्मिनल 2 कहाँ है? हम कहे बेटा वो तो सामने है। कहता ये ओला वाला हमको कभी 1 लेके जा रहा है, कभी 3 लेके आ रहा है। हम कहे आपको फ्लाइट कैंसिल कराएगा, महिपालपुर के होटल में ठहरा के कमीशन खाएगा। इसका ये काम है। तो ये सब तो हाल है। उनको क्या मालूम है दिल्ली में कहाँ क्या चीज है। मैं दिल्ली में 30 साल 35 साल का ड्राइवर हूँ। 11 रुपए 30 पैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सीएनजी गैस दिया था हमें जी। और उनसे 25 साल तक रेट नहीं बढ़ाने की बात हुई थी। 25 साल तक आप कोई गैस का रेट नहीं बढ़ाओगे। आज देखिए 80 हो गया है। वो पैसा जा कहाँ रहा है? हम रोज 1000 रुपए के गैस जलाते हैं और 500 रुपया अपना घर नहीं ले जा पाते हैं जी। मेरे घर में जिस दिन सब्जी बनता है उस दिन दाल नहीं बनता जी। जिस दिन सब्जी बनता है उस दिन दाल नहीं बनता जी। 2 बच्चे को पढ़ाना आम बात नहीं है। मैंने किसी तरह मजदूरी करके बच्चे को पढ़ाया लिखा हूँ। आप नौकरी खत्म किए जा रहे हो, तो इससे तो देश नहीं चलेगा ना जी। बिल्कुल, आपने जैसा कि बताया कि आम आदमी पार्टी योजनाएं दे रही है, सब कुछ कर रही है और बीजेपी पर लोगों को भरोसा नहीं है। लेकिन अगर हम अभी के जो रुझान है उसमें देखें तो फिलहाल आम आदमी पार्टी थोड़ी पीछे है। हाँ, ये आंकड़े बदल रहे हैं, मुकाबला कांटे का है, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी पीछे है। तो आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों पिछड़ रही है? मुकाबला कांटे का नहीं है, मुकाबला निर्वाचन आयोग पैसे का है। ये कांटे का मुकाबला नहीं है। क्या काम किए हैं उन्होंने जो देश की जनता उनको वोट देंगे? किसके खाते में 15 लाख दे दिए? कौन सा गांव में 2 करोड़ नौकरी दे दिए? कौन सा एक प्राइमरी स्कूल बनाया, एक हॉस्पिटल बनाया? बताइए तो सही। केजरीवाल जी तो कहते हैं गिनती गिन लो कितना हॉस्पिटल बनाए। जितने ही बीजेपी वाले हैं, यही कांग्रेस वाले हैं। हम लोग पहले बीजेपी के थे, कुछ लोग कांग्रेस के थे। इन दोनों की जब नीति इनको पसंद नहीं आई तो आम आदमी पार्टी बनी, उसमें सब जाके जुड़ गए। तो केजरीवाल एक अच्छे आदमी है, अच्छे आदमी के साथ लेते हैं और अच्छा काम करते हैं। वो पढ़े लिखे हैं, कलम चलाना जानते हैं। हाँ, वो स्टेशन पर चाय नहीं बेचे हैं जो देश बेच दिए। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि कैसे आम आदमी पार्टी पर लोगों को भरोसा है, कैसे वो अरविंद केजरीवाल की बातों पर भरोसा कर रहे हैं और उन्हें एक बार फिर मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। इन सबको उम्मीदें हैं कि आम आदमी पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी और इन्होंने पूरी तरह से बीजेपी को नकार दिया है। हालांकि अब नतीजे क्या होंगे राजीव जी, ये तो थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगी तस्वीर पूरी तरह से कि लोगों का ये भरोसा जीतता है या फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों की मांग आखिरकार क्या है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग बने रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग यहाँ से दे रही हैं और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अभी और तमाम कार्यकर्ताओं से आप लोगों ने बातचीत की। बने रहिए हमारे साथ, और भी बातचीत करेंगे। इधर हमारे 3 साथी मौजूद हैं, अमरिंदर उपाध्याय जी, शकील अख्तर जी और प्रशांत टंडन जी। जल्दी से प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, 43-27, 43-27, लेकिन जोश हाई है आम आदमी पार्टी का। आवाज नहीं आ रही। पहले इसी बात करता हूं कि जो हमारे सहयोगी आम आदमी पार्टी के दफ्तर से खड़े हुए, 2 बातें बड़ी स्पष्ट दिखाई दे रही है। देखिए, उनकी सीटें पीछे चल रही हैं, रिकवरी मुश्किल है। 70 सीटों की विधानसभा है, लेकिन उन्होंने जोश बराबर बना के रखा है वहां पे
ढोल बज रहे हैं, लोग हैं, भीड़ भाड़ है। इससे क्या होता है कि जो उनका समर्थक वहां से बाहर है वो हताश नहीं है। जो काउंटिंग टेबल में बैठा हुआ उनका कार्यकर्ता है, जो काउंटिंग एजेंट है, वो हार नहीं मान रहा है। तो ये चीजें कांग्रेस को भी और दूसरी पार्टियों को सीखने की जरूरत है आम आदमी पार्टी से, कि कैसे इलेक्शन का जो माहौल है वो आपको बना के रखना है अंतिम समय की लड़ाई तक। दूसरी बात कि वो जो बहुत बात कर रहे थे वो एक टैक्सी ड्राइवर है। आप देखिए कितने कन्विंसिंग तरीके से, कितने तर्कों के साथ, कितनी इंफॉर्मेशन के साथ और कितनी बेबाकी से वो अपनी बात रख रहे थे। वो कोई पदाधिकारी नहीं है, वो मामूली एक कार्यकर्ता है, समर्थक है। ये ट्रेनिंग आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को दी है। आंदोलन से निकली पार्टी है, उसका असर दिखाई देता है। इतने कन्विंसिंग तरीके से राहुल गांधी के विमर्श पर क्या कांग्रेस के लोग आपको बोलते दिखाई देते हैं? बड़ा मुश्किल लगता है। ये सबक वहां से देखना है। दूसरी चीज जो ट्रेंड सामने दिख रहा है उसमें एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी मैं देख रहा हूं कि दिल्ली में 12 रिजर्व सीटें हैं। 12 में से 8 में आम आदमी पार्टी आ गई, 4 में बीजेपी आ गई जी। आप उन सीटों का हिसाब किताब लगाइए, कहां से बीजेपी जीत रही है और कहां से आम आदमी पार्टी बचाने में अपने आप को कामयाब है। बहुत वर्टिकल डिवाइड दिल्ली में अमीर और गरीब दिल्ली का हो गया है। फ्लैटों में रहने वाली दिल्ली का और बस्तियों में रहने वाली दिल्ली का वर्टिकल डिवाइड दिखाई दे रहा है फिलहाल। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है सामाजिक सौहार्द के लिए कि दिल्ली का जो पैसे वाला वर्ग है, जो मिडिल क्लास है, जो फ्लैटों और कोठियों में रहता है, वो बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है और दिल्ली का जो गरीब जनता है वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हुई है। ये एक वर्टिकल डिवाइड है। एक उम्मीद आम आदमी पार्टी को जरूर इसमें दिखाई देती है, लेकिन आप इसको अगर सामाजिक सौहार्द के हिसाब से देखेंगे आगे चल के ये कैसे एक नए प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट, एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। 27 और 43, 43 बीजेपी को और 27 यहाँ आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस 0, बिल्कुल सन्नाटा है। कांग्रेस दफ्तर पे भी सन्नाटा है। और इधर शकील जी हमारे साथ बने हुए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी बने हुए हैं, और वहाँ आम आदमी पार्टी के दफ्तर से हमारी 2 सहयोगी मानसी और आराधना बनी हुई हैं। और धीरे धीरे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जब ये लोग पहुँचे थे तब यहाँ पर भीड़ जितनी थी वहाँ के कार्यकर्ताओं का में जो जोश था वो थोड़ा और कम दिखाई दे रहा है। क्या मानसी और आराधना, क्या आप लोगों को भी दिख रहा है? क्योंकि मुझे आप लोगों के पीछे का जो विजुअल है वो देख रहा हूँ, लोग कम हो रहे हैं। क्या लोग कम हो रहे हैं, लोग वहाँ से निकल रहे हैं, या भीड़ वैसी ही है? कैमरे पे हम कम देख रहे हैं, क्या कुछ है? जी बिल्कुल राजीव जी, अगर देखें फिलहाल हम लोगों की भीड़ पहले से कम हो गई है। जब हम आए थे तो यहाँ गाने बज रहे थे, लोगों में जोश था, लोग नाच गा रहे थे कि फिर से केजरीवाल आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल माहौल थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अभी लोगों का जोश भी थोड़ा पहले से ठंडा हो गया है। भीड़ थोड़ी थोड़ी करके छटती हुई नजर आ रही है। पहले जितनी संख्या में लोग थे अब वो लोगों की संख्या घटती दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो नतीजे सामने आ रहे हैं उससे भी अब शायद लोग भापने लगे हैं। ये जो लगातार आप पिछड़ रही है उसे लेकर लोग जरूर थोड़े मायूस होते जा रहे हैं, और इसीलिए अब वो यहाँ से भीड़ भी कम होती नजर आ रही है। इस पर मानसी आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है?
बिल्कुल आराधना, ये कह सकते हैं जैसे आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, उनसे हमने बात की तो उनका कहना ये था कि अभी भी हमें इंतजार है, उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से जरूर आएगी, क्योंकि उनको विश्वास है कि आम आदमी पार्टी की जो योजना है, जो जन योजना है, जो काम किया है आम आदमी पार्टी ने, जो अरविंद केजरीवाल ने, वो जरूर मतलब उसका असर इस चुनाव में दिखेगा और एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगी। हालांकि अभी कह सकते हैं कि थोड़ा सा क्या आम आदमी पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में थोड़ा जोश है, उनका हल्का हो गया, ठंडा पड़ गया है। जैसे कि अभी हम शुरुआत में आए थे तो ढोल नगाड़े बज रहे थे, काफी ज्यादा खुश थे लोग, झूम रहे थे, गाना गा रहे थे, लेकिन अभी थोड़ी शांति नजर आ रही है। लेकिन फिर भी अभी बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, क्योंकि अभी उन्हें इंतजार है आने वाले और जो परिणाम आएंगे उसके बाद ही वो कुछ कह पाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल शांति है। यानी देखा जाए तो उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसे लेकर थोड़ी मायूसी जरूर दिखाई दे रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आराधना और मानसी, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बने रहिए। और इधर हमारे साथी समीरात्मज मिश्र जुड़ गए हैं सीधे स्टूडियो से, और शकील अख्तर जी हैं, प्रशांत टंडन जी और अमलिंदु उपाध्याय जी। समीर जी क्या कहेंगे आप? अब 42 और 28, आम आदमी पार्टी 28, कहाँ 62 पिछली दफा, इस बार 28, और क्या यहाँ पर मैं अभी चुनाव आयोग के आंकड़ों को ही देख रहा था, लगभग 46%, 46% के लगभग या उससे थोड़ा सा ज़्यादा बीजेपी को है वोट शेयर में। देखिए 46%, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलाकर लगभग 50%। बिल्कुल, पहली बात तो एकदम साफ है कि अब परिणाम लगभग इसी के इर्द गिर्द ही आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिशें कामयाब होती दिखाई पड़ रही हैं। दूसरी बात ये जो आपने कहा कि अगर वोट परसेंटेज को देखा जाए और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के वोट्स को जोड़ दिया जाए तो निश्चित तौर पर वो उससे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। अब जो नतीजे आएंगे, अगर जिसको संभावित यही दिखाई पड़ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली से जा रही है, और अगर ये हो रहा है तो एक इसका जो एक पैन इंडिया इम्पैक्ट पड़ेगा जो दिखाई पड़ रहा है वो ये कि इंडिया गठबंधन में मजबूती आएगी और आम आदमी पार्टी की जो अपनी स्थिति है, पार्टी की सरकार तो दिल्ली में जा ही रही है, लेकिन पार्टी भी काफ़ी कमज़ोर होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की मुख्य ताकत जो थी वो दिल्ली थी। भले ही यहाँ पर आधी अधूरी विधानसभा है और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार कहते रहे हैं कि उनको परेशान नहीं करने दिया जा रहा है। 3 टर्म किया उन्होंने, एक अधूरा टर्म था और 2 टर्म पूरे किए। पूरे इन तीनों टर्म में उनकी यही शिकायत लगातार रही कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो अब शायद दिल्ली की जनता ने ये सोचा कि जब आपको काम नहीं करने दिया जा रहा है तो उसी को बैठाएं, यानी जो डबल इंजन की बात होती थी तो फिर उसकी तरफ दिल्ली की जनता ने वो जनादेश दिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए ये संकेत और भी ज़्यादा बुरे हैं। केवल दिल्ली से उनकी सरकार नहीं जा रही है बल्कि पार्टी भी कमज़ोर होगी और ताकत उसकी कम होगी। लेकिन अगर हम लोग देखें, सुबह जब हम लाइव में जुड़े हुए थे और सौरभ भारद्वाज बोल रहे थे, उस समय भी उनसे किसी ने पूछा, रिपोर्टर ने, कि कांग्रेस के साथ गठबंधन, अगर हंग असेंबली की स्थिति आती है तो कांग्रेस के साथ क्या होगा, या फिर आगे आपका कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा। तो जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया उसका कि कभी नहीं होगा कांग्रेस के साथ गठबंधन, और कांग्रेस के साथ गठबंधन की शुरुआत कोशिशें लगातार इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से हो रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा उसको आत्मविश्वास है कि वो चुनाव जीतेगी। तो उसका ये नतीजा दिखाई पड़ा और कांग्रेस पार्टी सीटें भले नहीं जीती और जो शायद उसकी अपेक्षा थी कि वो कम से कम अपने वोट परसेंटेज को डबल डिजिट में ले जाएगी, वो भी होता नहीं दिख रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि आम आदमी पार्टी की हार में उसका योगदान बहुत बड़ा है। अब वो चूँकि मजबूत स्थिति में कांग्रेस पार्टी लड़ी ज़रूर थी, लेकिन चूँकि लगभग वोट शेयर देखा जाए तो वोट बैंक अगर देखा जाए तो जो कांग्रेस पार्टी का था वही आम आदमी पार्टी का भी था, क्योंकि आम आदमी पार्टी आई ही कांग्रेस के वोट को पूरी तरह से रिप्लेस करके, तो उसको सफलता भले नहीं मिली। लेकिन आने वाले दिनों में गठबंधन को लेकर जो कांग्रेस की स्थिति बनेगी दूसरी पार्टियों के संदर्भ में, वो मजबूत दिखाई पड़ेगी, बिल्कुल उस तरह से जैसे हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में देखा था। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इधर अमलेंदु जी आप क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल 7वें राउंड में भी पीछे चल रहे हैं। जरा 1 मिनट आता हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले
संजय राउत के एक बयान को सुनना बहुत ज़रूरी है। जरा संजय राउत के बयान को सुनाइए और ज़रा चुनाव की पद्धति, प्रक्रिया, इन सब पे लगातार इंडिया गठबंधन, संजय राउत और तमाम नेता हमलावर रहे हैं। सुन लेते हैं ज़रा क्या कह रहे हैं संजय राउत। खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, सिर्फ एक जगह पर ही वो आगे दिख रही है। खाता खोल दिया बस, और क्या है। खाता खोलने के लिए ही सब लोग उतरते हैं मैदान में, लेकिन उससे हमको सबक लेना चाहिए। सबसे पहले दिल्ली में 5 साल से केजरीवाल सरकार को कोई काम करने नहीं दिया। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो गुजरात से लाए हैं, मिस्टर सक्सेना, आपको मालूम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में पूरी ताकत, सभी प्रमुख नेताओं को भी जेल में डाल दिया। उसका भी ये नतीजा है। आप सभी प्रमुख नेताओं के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज करेंगे, जेल में डालेंगे और चुनाव जीतेंगे। ये एक फॉर्मूला महाराष्ट्र में हुआ, अब दिल्ली में है, शायद अब बिहार का चुनाव है तो बिहार में भी यही करेंगे। राउत साहब, लेकिन जो आपके सब बड़े नेता है वो अभी मतगणना में सब पीछे दिखाई दे रहे हैं। वो केजरीवाल जी हो, आतिशी हो, सिसोदिया जी हो, ऐसे सब बड़े जो गद्दार नेता है वो पीछे दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हो गया? महाराष्ट्र में क्या हो गया? मैंने बोला ना, महाराष्ट्र पैटर्न। ये महाराष्ट्र पैटर्न है। लीडरशिप को खत्म करो। जो लीडरशिप मोदी जी के सामने खड़े होने की कोशिश करती है, उनको हर हाल में खत्म कर दो, हरा दो, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हरा दो। ये महाराष्ट्र में हुआ है, ये हरियाणा में हुआ। लोग क्या आपको लगता है बीजेपी को वोट कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, बीजेपी को वोट करना कोई नहीं चाहता है। ये तो जबरदस्ती का वोटिंग है। संजय राउत को आप सुन रहे थे अमलेंदु जी। संजय राउत वही बात कर रहे हैं जो अभी तक पार्टियां करती रही हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं, चुनाव की बात, चुनाव आयोग की बात, 28 और 42। लेकिन मुस्तफाबाद 40,000 से ज्यादा का अंतर। देखिए मुस्तफाबाद ये वही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है और 40,000 वोटों से आगे है मोहन सिंह बिष्ट जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। तो ये चल क्या रहा है अमलेंदु जी? देखिए राजीव जी, जब हम लोग एग्जिट पोल कर रहे थे तो उस समय आपने जब मुझसे सवाल पूछा था कि आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी, उस समय तक आंकड़ा नहीं आया था, तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर शाम 5:59 तक के आंकड़ों की बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, और 5:59 के बाद के आंकड़ों की बात करेंगे तो बीजेपी की सरकार है। तो ये आंकड़े जो है राजीव जी, ये 5:59 के बाद के हैं। चूँकि जो चुनाव आयोग ने अपनी लिस्ट अपडेट की है वो कल रात में अपडेट की है, वो भी तब जब अरविंद केजरीवाल ने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी, उस पर 87 का डाटा डाल दिया। लगातार चुनाव आयोग से मांगा जाता रहा कि भाई आपका डाटा कहाँ है, कहाँ नहीं है, तो वो डाटा नहीं आया। तो अब इसमें बाकी जो सब चीज़ें उसका तो विश्लेषण होता ही रहेगा कि भाई किसकी कमी थी, किसकी नहीं थी, क्या गठबंधन होता, क्या नहीं होता, वो अलग की चीज़ें। लेकिन चुनाव आयोग ने जो खेल किए हैं उसकी तरफ किसी का ध्यान ना जाने पाए, इसके लिए बहुत से इंतज़ाम किए गए थे। लेकिन वो चीज़ें सब सामने आ रही हैं, वो पहले से थी और हम लोग उसको राजीव जी लगातार कह रहे थे। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने भी समय से पहले उसको पकड़ा था कि यहाँ क्या क्या खेल होगा, और राहुल गांधी ने कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने संजय राउत और सुप्रिया सुले उसमें दोनों थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में परसों, तो उन्होंने जो अपने बातें रखी थी महाराष्ट्र को लेकर, वही चीज़ें दिल्ली में भी हैं। और कल मैंने जैसे बताया था कि संजय कुमार सिंह जी जो हम लोगों के पैनलिस्ट साथी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पिता दिल्ली में रहते हैं, 30 साल से दिल्ली में उनका वोट है, रिटायर्ड हैं वो और वरिष्ठ नागरिक हैं, और उनका नाम काट दिया गया, उनको पता ही नहीं है। वोट डालने जाते हैं तो कहा जाता है आपका नाम कट गया, क्यों कट गया, पता नहीं क्यों कट गया। चुनाव आयोग से पूछा जाता है तो कोई जवाब नहीं मिलता है, शाम 4 बज जाता है, उनका वोट नहीं जल पाता है। तो ऐसे कितने लोगों के नाम काटे गए होंगे, और यानी ये परिलक्षित मतलब टारगेट करके राजीव जी नाम काटे गए हैं और टारगेट करके नाम बढ़ाए गए हैं। तो संजय राउत ने जो कहा कि वो 46 लाख मतदाता जो महाराष्ट्र में बढ़े, वो 46 लाख मतदाता अब दिल्ली पहुंच गए हैं, और अब ये दिल्ली से चल के बिहार चले जाएंगे, दिल्ली से चलकर फिर ये उत्तर प्रदेश चले जाएंगे। तो यही 46 लाख लोग घूमते रहेंगे। ठीक उसी तरीके से राजीव जी वो जो नरेंद्र मोदी अब जाते हैं विदेश में,
किसी भी देश में, तो वहाँ मोदी मोदी करने के लिए वहाँ हजारों लोग जुट जाते हैं। मालूम पड़ता है कि वो सारे जहाज़ों से भर के ले जाए जाते हैं और फिर अगले देश में जब मोदी जी पहुँचते हैं वो वही मोदी मोदी करने वाले दूसरे देश में भी पहुँच जाते हैं। तो सबकी मौज भी आ रही है, कई देश भी घूमने को मिल रहे हैं मोदी जी के साथ साथ, और मोदी जी का सारे विश्व में डंका भी बज रहा है मोदी मोदी का। तो यही तरीका जो है वो चुनाव आयोग के ज़रिए अपनाया गया है, किस तरीके से वोट को कहाँ से कहाँ ले जाना है, किस तरह से करना है, फर्जी किस तरह से तैयार किया जाना है, ये सारी चीज़ें की गई हैं। और इस पर भी अब दिल्ली के चुनाव की भी इसी तरीके से राजीव जी समीक्षा होगी और एक एक सीट का एक एक वोट का जो है यहाँ भी हिसाब निकालना पड़ेगा। ये साफ तौर पर समझ आना, सरकार चाहे आम आदमी पार्टी की बने और चाहे बीजेपी की बने, अभी बहुत सी चीज़ें परिवर्तित हो सकती हैं, हालांकि अब मार्जिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है उसके बावजूद, लेकिन अगर बन भी जाती है तब भी इसको जो है देखना पड़ेगा और ये आगे के लिए विपक्ष को तैयारियाँ करनी पड़ेंगी। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, विपक्ष को तैयारियां करनी पड़ेंगी। शकील जी, 44 और 26 जीत का अंतर बढ़ता जा रहा है। 30-40 हो तो कोई इधर ऑपरेशन झाड़ू या ऑपरेशन, अब झाड़ू ही, लोटस की तो जरूरत ही नहीं है, वो हो जाए, या ऑपरेशन लोटस उसके बाद भी कर सकती है बीजेपी, वो अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए। लेकिन ये 26 और 44 अंतर बढ़ता हुआ। देखिए राजीव जी, उमर अब्दुल्ला ने अभी एक ट्वीट किया है और रोमन में किया है, अंग्रेजी में नहीं लिखा उन्होंने, और लड़ो आपस में। तो ये जो आपस में, बहुत सही जी, और लड़ो आपस में, रोमन में लिखा उन्होंने दिल्ली वालों को समझाने के लिए। अंग्रेजी में लिखते हैं आमतौर पे, वो इंग्लिश में नहीं लिखा उन्होंने, और लड़ो आपस में। तो यही इस दिल्ली के चुनाव का सारा सार है जो अरविंद केजरीवाल को समझ में आना चाहिए। और हम लोगों के कहने से तो समझेंगे नहीं, लेकिन जिनको वो लेके आए थे महाराष्ट्र से, वो अन्ना हजारे भी आ गए हैं मैदान में, वो वहां से बाइट दे रहे हैं और सारा का सारा दोष जो है केजरीवाल पर रख रहे हैं, लेकिन पक्ष में जा रहे हैं वो बीजेपी के। वो तो है ही बीजेपी के आदमी। दरअसल अन्ना हजारे जो है वो आरएसएस के मोहरे थे, और केजरीवाल जो थे उस आंदोलन में सबसे आगे थे, वो भी उसी के मोहरे थे। केजरीवाल, अन्ना हजारे, बीजेपी, ये कोई अलग नहीं है। इसीलिए जो है आज की तारीख में चुनाव आयोग से अगर लड़ने की बात करते हैं केजरीवाल, तो उन्हें बात समझना चाहिए कि वो अकेले नहीं लड़ सकते उससे। चुनाव आयोग से लड़ने के लिए उन्हें पूरे के पूरे विपक्ष का सहयोग चाहिए। आपने देखा कि किस तरह कल राहुल गांधी, सुप्रिया सूले और संजय राउत को साथ लेके बैठे। दूसरी बात, ओवैसी ने भी इस चुनाव में बीजेपी के बहुत अच्छे सहयोगी की भूमिका निभाई है। अभी जिस मुस्तफाबाद चुनाव का आप जिक्र कर रहे थे, वहां सबसे ज्यादा ताकत के साथ ओवैसी लड़े, और वहां परिणाम क्या हुआ कि वहां बीजेपी का उम्मीदवार जो है आगे जा रहा है। इसी तरह ओवैसी जो है ओखला में चुनाव लड़े, और ओखला में भी उन्होंने क्या किया, ओखला में भी सारे चुनाव को उन्होंने इस तरह का बना दिया कि वहां पे बीजेपी को भारी फायदा हुआ। अब नतीजे क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे अलग बात है, मगर इन दोनों सीटों पर जब हमने लिखा, इसके बारे में बोला, तो ये लोग सारे के सारे क्या करते हैं, आपके पीछे ट्रोल लगा देते हैं। ओवैसी जो है, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे और किसी राज्य का चुनाव हो, हर जगह बीजेपी के सहयोगी की भूमिका निभाने आते हैं। एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहा जाने लगा है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ वही किया जो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गुजरात, हरियाणा या गोवा या दूसरे राज्यों में किया। नहीं, ये बात बिल्कुल सिरे से गलत है। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल दूसरे राज्यों में कांग्रेस का वोट काटने जाती थी। कांग्रेस यहां आम आदमी पार्टी का वोट काटने के लिए नहीं आई। कांग्रेस का यहां अपना आधार था, और कांग्रेस यहां अपने आधार को वापस लेने के लिए आई है। और कांग्रेस ने इस चुनाव को लड़ने से पहले, हरियाणा के चुनाव भी लड़ने से पहले, आम आदमी पार्टी के साथ समझौते की पूरी कोशिश की, उनके पास प्रस्ताव पहुंचाए, लेकिन दोनों जगह, न हरियाणा में और न दिल्ली में, आम आदमी पार्टी इसके लिए तैयार हुई। आम आदमी पार्टी
जितना बीजेपी के खिलाफ नहीं है उससे ज्यादा आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ है। क्या कहा था केजरीवाल ने इस चुनाव में कि नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। राहुल का जो मामला है वो बिल्कुल अलग किस्म का मामला है, नेशनल हेराल्ड का मामला जो है वो बिल्कुल अलग किस्म का मामला है। लेकिन जो सुब्रमण्यम स्वामी मांग करते हैं, जो बीजेपी मांग करते हैं, वो अरविंद केजरीवाल मांग कर रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड के मामले में गिरफ्तार हो जाना चाहिए। अरे नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का ही अखबार था और कांग्रेस का ही अखबार है वो, उसको नेहरू जी ने शुरू किया था। और किस लिए शुरू किया था ये केजरीवाल को बताना पड़ेगा क्या? अंग्रेजों से लड़ने के लिए। आज केजरीवाल इस गोदी मीडिया को सबसे ज्यादा विज्ञापन देने वालों में से हैं, बीजेपी का मुकाबला करते हैं। और ये हालत जब अंग्रेजों का शासन था तब भी यही थी। सारा का सारा मीडिया, जिसमें खासतौर से अंग्रेजी मीडिया अंग्रेजों का समर्थन करता था, उस वक्त नेहरू ने नेशनल हेराल्ड निकाला था आजादी के आंदोलन की लड़ाई के लिए। उस नेशनल हेराल्ड के मामले में वो कांग्रेस का था, कांग्रेस का है। उसके मामले में जो उसका मिल्कियत में चेंज करने के लिए, उसके शेयर में चेंज करने के लिए कुछ काम हुए हैं, उसको लेके आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को गिरफ्तार हो जाना चाहिए। तो ये मामला बिल्कुल अलग है जो गोदी मीडिया कह रहा है और दूसरे लोग कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस ने अपना बदला ले लिया। नो, कांग्रेस ने कोई बदला नहीं लिया है। कांग्रेस के डीएनए में बदला लेने और इस तरह की राजनीति करने का स्वभाव नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। ये कोई अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस ने यहां पे अपने आधार को वापस लाने के लिए, और जो बात कांग्रेस कह रही थी कि दिल्ली में जब तक शीला दीक्षित की सरकार थी 7 सीटें हम जीतते थे, विधानसभा हमारे पास थी, तो देश में भी हम जीतते थे। यहां जब से आम आदमी पार्टी जीतने लगी है तो यहां की 7 विधानसभा सीटें बीजेपी जीतने लगी है। जो केजरीवाल ने कहा था या आम आदमी पार्टी कहती है दिल्ली में हम और केंद्र में मोदी, कांग्रेस उसी के खिलाफ यहां पे चुनाव लड़ने के लिए आई थी। और यह आरोप बिल्कुल गलत है कि कांग्रेस ने कोई बदला लिया। देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो मायावती हो, ये कांग्रेस का वोट काटने के लिए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस कहीं पे भी ये राजनीति करने के लिए नहीं जाती है। कांग्रेस 10 साल पहले तक देश में शासन करती थी। कांग्रेस ने इस देश को बनाया है, नवनिर्माण किया है। अगर विद्वेष की राजनीति, बदला लेने की राजनीति कांग्रेस करती तो 10 साल उसकी सरकार रही थी यूपीए की। वो चाहती तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, बीजेपी के नेताओं, इनके साथ वही कर सकती थी जो आज बीजेपी कर रही है। लेकिन उसने नहीं किया। 2012-13 से यह आशंका होने लगी थी कि कांग्रेस हारेगी। कुछ लोगों ने सलाह भी दी थी, खासतौर से महाराष्ट्र के नेताओं ने। सोनिया गांधी जी से कहा था, मनमोहन सिंह जी से कहा था कि अगर आप कहें तो हम अन्ना हजारे को, जिसका महाराष्ट्र में कोई आधार नहीं है, इन्हें यहां से बड़े सम्मान पूर्वक ले जाके महाराष्ट्र वापस छोड़ के आ सकते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि अन्ना हजारे क्या कर रहे हैं। जैसे ही चुनाव होता है, कोई बात आती है और बीजेपी का समर्थन करने आ जाते हैं। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अन्ना हजारे फिर से आ गए हैं सामने और उनका चेला आज चुनाव हार रहा है। जी हां, बिल्कुल सही। अरविंद केजरीवाल 450 वोटों से पीछे हैं। इस बीच उमर अब्दुल्ला का ये बयान देखिए जो उन्होंने ट्विटर के जरिए जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की है। और लड़ो आपस में, समाप्त कर दो एक दूसरे को। वशिष्ठ मुनि हैं, कौन है ये? विश्वामित्र जी हैं। ऐसे किसी सीरियल, टीवी सीरियल के मुझे उतना ध्यान नहीं है, थोड़ा मैथोलॉजी मेरी कमज़ोर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर समाप्त कर दो एक दूसरे को। और ये जो बीच, ये जो इस ढंग का जो चेहरा है, ये चेहरा किसका है ये आप लोग सोचने समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है ये ट्वीट कि एक दूसरे से और लड़ो। लड़ोगे तो कटोगे, मरोगे और आपस में ख़त्म हो जाओगे, समाप्त हो जाओगे। यही हुआ, यही हो रहा है। 45 सीटें अब लीड, 45 सीटों पर लीड करती हुई भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, और 25 पर सिमटती हुई आम आदमी पार्टी। कांग्रेस 0, आदर्श 0। आदर्श तो छोड़ दीजिए, लेकिन कांग्रेस 6.67%
यहाँ पर वोटिंग का प्रतिशत जो है परसेंटेज कांग्रेस पार्टी को लगभग 7 के करीब, लेकिन फिर भी कांग्रेस यहाँ बहुत मजबूत नहीं दिख रही है। क्या कारण है? क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होना चाहिए था? आम आदमी पार्टी जीतती तो क्या वजूद रहता इंडिया गठबंधन का, और आम आदमी पार्टी हार रही है तो इंडिया गठबंधन कहां रहेगा? और इन सब के बीच राहुल गांधी ने वंचित समाज दशा और दिशा एक कार्यक्रम जो हुआ था जिसमें दिल्ली में, उस कार्यक्रम में जो भाषण दिया था, उस भाषण में बहुत शानदार एक बात उन्होंने कही थी कि कांग्रेस पार्टी के लोगों और उनके अलावा दूसरे भी, हम लोग जिस ढंग से, और हम लोगों के कारण आज भाजपा का शासन है। शायद अब भी ये बात आम आदमी पार्टी को समझ में आए और ये बात कांग्रेस पार्टी को भी, उनके जो, क्योंकि कांग्रेस के अंदर राहुल बनाम कांग्रेस जो हो गया है वो भी समझने की जरूरत है। ये सारी बातें, इन सब पे हम बार बार चर्चा करते करेंगे। हमारे साथी अतुल सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, आपका स्वागत करता हूं, और प्रशांत टंडन जी भी जुड़े हुए हैं, तमाम साथियों। प्रशांत जी, एक बार जल्दी से आपके पास आता हूं, फिर अतुल जी के पास और समीर जी के पास आऊँगा। प्रशांत जी, अब आंकड़ों में ये देखिए, अब कोई ऑपरेशन झाड़ू आड़ू कुछ नहीं, ऑपरेशन झाड़ू तो हो भी नहीं सकता था। और इस बार राजीव जी, अगर ये आंकड़े उल्टे भी होते अगर, तो ऑपरेशन लोटस भी नहीं हो पाता। देखिए, मैं थोड़ा सा अपने तमाम सारे विश्लेषकों से अलग एक राय रखता हूँ ऑपरेशन लोटस के मामले में। ऑपरेशन लोटस बहुत जगह नहीं, हिमाचल प्रदेश में नहीं हो सकता था, पंजाब में भी नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो सकता कहीं भी, क्योंकि ऑपरेशन लोटस में एजेंसीज का एक रोल होता है और उसके पीछे कवर फायर जो है वो सुप्रीम कोर्ट कितना आपका साथ दे रहा है। तो एक सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच थी जिसमें गोगोई थे, जिसमें चंद्रचूड़ थे, ये लोग धीमे धीमे निकल गए बाहर। अब सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच, अगली जो मौजूदा बेंच है और अगली बेंच है, वो चंद्रचूड़ की तरह इसको हरी झंडी नहीं दिखाएगी ऑपरेशन लोटस को, फिर वो ऐसे उल्टे करेगी। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट, चंद्रचूड़ जी चीफ जस्टिस बनने से पहले भी चीफ जस्टिस की तरह ही ट्रीट किए जा रहे थे, क्योंकि उनको बनना था और लंबे समय तक रहना था। तो चंद्रचूड़ की सुप्रीम कोर्ट में मौजूदगी ही तमाम तरीके से मोदी सरकार को, बीजेपी को और उनके तमाम सारे कारनामों को लेजिटिमाइज कर रही थी। महाराष्ट्र की सरकार जैसे हुआ, अब वो ऑपरेशन लोटस अब नहीं हो सकता। वो केवल ईडी सीबीआई से नहीं होता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का साथ भी चाहिए होता है। वो तो वहां भी उत्तराखंड में किया था, लेकिन उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट ने उलट दिया था, दूसरे जज थे जब। तो ये एक मामला। दूसरा चीज देखिए, अब राष्ट्रीय राजनीति इसमें क्या शेप लेगी, ये इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया गठबंधन की पॉलिटिक्स क्या शेप लेगी, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या अब भी ममता बनर्जी और अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार करने पंजाब या कहीं और जाएंगे? अब क्या स्थिति बनती है? एक वोट शेयर की बात अगर आप देखिए, दिल्ली में एक चीज रेखांकित करना चाहता हूँ कि भले ही सीटों का फासला बहुत है, वोट शेयर में आम आदमी पार्टी बहुत पीछे नहीं है। वोट शेयर में बीजेपी से आम आदमी पार्टी अभी बहुत पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 43% और 43.18%, और बीजेपी का है 46.99%, लगभग 46%। तो कोई 4% के आसपास का वोट शेयर का फासला है जी। सीटों का फासला बड़ा है। तो एक तो ये बात तय है कि ये स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि मिडिल क्लास जो कंस्टिट्यूंसी थी अरविंद केजरीवाल की, वो वापस लौट गई है बीजेपी के पास। जो 25% लोग इधर से उधर लोकसभा विधानसभा में जाते थे, इस बार वो लोकसभा वाले विधानसभा में नहीं गए, वो बीजेपी के साथ रहे। इसकी उम्मीदें भी लग रही थी। अब ये राष्ट्रीय राजनीति कैसे शेप लेती, ये अगला जो है वो बहस का मुद्दा होगा। इंडिया गठबंधन कैसे करेगी, पंजाब की सरकार कितनी स्थिरता के साथ चलेगी, आम आदमी पार्टी अपने आप को कैसे रीग्रुप कर पाती है,
क्योंकि आंदोलन से निकली पार्टी थी, अब दोबारा आंदोलन का स्कोप नहीं है। अब इनको एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह ही सरवाइव करना पड़ेगा। तो जैसे मैं पहले कह रहा था कि जैसे तमाम नेता 2-2 बार चुनाव हारने के बाद भी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, ये बने हुए राजनीति में, अब अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौती होगी। एक मुश्किल चुनाव तो अपनी सीट पे भी वो लड़ रहे हैं, कभी वो आगे होते हैं तो कभी प्रवेश वर्मा आगे होते हैं जी। और प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के, और वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे अगर वो जीत पाते हैं वहां से। तो बहुत सारी चीजें अब जो है इंडिया गठबंधन की चीजें जो है वो साफ होंगी मेरे ख्याल से। एक रास्ता यहाँ से कांग्रेस के लिए निकलता हुआ दिखाई देगा और बाकी जगह भी। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन अभी मैं देख रहा था, आप बात कर रहे थे तो पटपड़गंज मनीष सिसोदिया नहीं, माफी चाहूंगा, अवध ओझा 15,000 वोटों से, 15,616 वोटों से पीछे, 15,616 वोटों से अवध ओझा पीछे हैं पटपड़गंज से। और ये रविंदर सिंह नेगी, जिनका रवि नेगी जिनको कहते हैं, आप याद कीजिए कि नरेंद्र मोदी मंच पे इनका पैर छू रहे थे, वो तस्वीर आप लोगों ने देखी होगी। ये नेगी जी को ने आशीर्वाद दिया नरेंद्र मोदी को, या मोदी ने आशीर्वाद दिया इनको, या इन दोनों को राजीव कुमार ने आशीर्वाद दे दिया, क्या दिया या जनता ने दिया ये तो भगवान जाने, लेकिन हरिद्वार वाली गंगा मैया जाने। लेकिन यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि आखिर अवध ओझा को यहाँ ले जाने का क्या मतलब था। फिर दूसरी तरफ जंगपुरा ले जाकर मनीष सिसोदिया को लड़ाने का क्या मतलब था। फिर उधर कालका जी का हाल आप जान रहे हैं, अरविंद केजरीवाल खुद फंसे हुए हैं, टॉप लीडर्स जो भी इनके हैं चारों फंसे हुए हैं, चारों के चारों। अतुल जी क्या कहेंगे? राजीव जी देखिए, टॉप लीडर्स जो फंसे हैं वो सीट बदलने की वजह से भी आप मनीष सिसोदिया को कह सकते हैं, लेकिन इसके कारण दूसरे हैं। इसके कारण पिछले कुछ सालों में जिस तरह से इन लोगों की जो इमेज है वो ख़राब हुई है, ख़ासतौर से मनीष सिसोदिया को जिस तरह से फंसाया गया या वो जेल में गए, काफ़ी लंबा समय उन्होंने बताया। उसके बाद से वो एक तरह से जितना वो मीडिया में हर वक्त छाए रहते थे मनीष सिसोदिया, वो गायब हो गए। और अरविंद केजरीवाल ने अपनी कुर्सी आतिशी को सौंपी धीरे धीरे, और बीजेपी ने इस पूरी स्थिति का फ़ायदा उठाया। ख़ास तौर से अगर आप देखें, जैसा हम सुबह भी बात कर रहे थे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जब ये फैसला किया कि वो दिल्ली में साथ नहीं लड़ेंगे, अलग अलग लड़ेंगे, यानी इंडिया गठबंधन को टूटता हुआ यहाँ पर देखकर बीजेपी एकदम निश्चिंत हो गई थी। और शुरू से ही ये उसके दिमाग में ये चीज़ें क्लियर थी कि अब तो उनका काम बहुत आसान हो गया है। अगर हम लोग वोट शेयर्स की बात करते हैं, वोट शेयर्स अगर दोनों का मिला लें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, तो वैसे भी इनकी अगर सरकार बन सकती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेके बहुत साफ थी कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जो अपना स्टैंड लिया है कि वो साथ नहीं रहेंगे, तो उसका ये असर साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये जो चारों शीर्ष नेता हैं वो तो हार ही रहे हैं। उसके अलावा बीजेपी ने जिस तरह से उसका उभार देखने में नज़र आ रहा है, हालांकि वोट शेयर उसका पहले भी यही था, अब भी वही है, लेकिन इसमें बीच में डेंट लगाने का जो काम किया है वो जाहिर सी बात है कि इनकी आपसी जो लड़ाई है, जैसे कि अब आज सुबह का जो ट्वीट है उमर अब्दुल्ला का, वो इस बात के लिए निश्चित रूप से हम सब इस बात को जानते हैं कि आपस की जो लड़ाई होती है वो कहीं ना कहीं वोट की जो राजनीति होती है उसमें नुकसानदेह होती है, और ये साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वोट की राजनीति है, उसमें भी आपस में लड़ो और लड़ो, जो कह रहे हैं ना उमर अब्दुल्ला, बहुत सही कह रहे हैं, और लड़ो। और इंडिया गठबंधन को ये समझना होगा कि आखिर आपको किस दिशा में जाना है। क्या आप नरेंद्र मोदी से मुक्ति दिलाना चाहते हैं इस देश को, या आप आपस में लड़ना चाहते हैं, ये आपको तय करना है। देश की जनता तो वोटर्स है और वो जान रही है, और कई लोग पूछते भी हैं, वोटर्स पूछते हैं, साफ साफ पूछते हैं कि आखिर आप कहाँ हम जो वोट दे रहे हैं क्या वो काउंट होगा भी या नहीं होगा। ये
सवाल पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों का जवाब जो है वो चुनाव आयोग को अलग से देना होगा और साथ में इन्हीं सवालों का जवाब इंडिया गठबंधन को भी देना होगा। चाहे ये 5वां चुनाव है लोकसभा चुनाव के बाद। आप याद कीजिए, पहला चुनाव, 2 चुनाव एक साथ हुए जिसमें जम्मू कश्मीर का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, दोनों 1-1 की बराबरी पर छूटा। हरियाणा से उम्मीद नहीं थी कि वहां की जनता फिर से तीसरी बार वहां बीजेपी को बैठाएगी सत्ता पे और बहुत बम्पर वोटों के साथ, जीत के साथ वहां पर बीजेपी फिर से सत्ता पर काबिज हुई और सैनी साहब जो हैं, नायब सिंह सैनी, वो मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद फिर 2 राज्यों के चुनाव होते हैं, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर उम्मीद इसलिए नहीं थी इंडिया गठबंधन को कि वहां हार मिलेगी, क्योंकि उसी 4 महीना पहले जब चुनाव हुआ था लोकसभा का चुनाव, तो उसमें बम्पर जीत मिली थी, बम्पर सीटें मिली थी वहां इंडिया गठबंधन को। लेकिन एक तरफा रिजल्ट आता है विधानसभा चुनाव में और इसके बाद ये 2-2 की बराबरी पर तो छूटा, लेकिन अब ये तीसरा फाइनल मैच था। 5 मैचों की सीरीज देखी जाए तो ये फाइनल मैच जिसमें बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। 25 और 45। आम आदमी पार्टी ने कहां गलती की, कांग्रेस पार्टी ने कहां गलती की, इंडिया गठबंधन ने कहां गलती की, इन तमाम चीजों का पर विश्लेषण करने की विश्लेषक विश्लेषण करेंगे और करने की जरूरत भी है। लेकिन विश्लेषक विश्लेषण करें या ना करें, जरूरत है इंडिया गठबंधन को और जरूरत है अरविंद केजरीवाल को अपनी राजनीति समझने की। 24 और 46, देखिए 24 और 46, जरा मैं चाहूंगा कि हमारे साथी समीर आत्मज मिश्र जी को ले आइए या प्रशांत टंडन जी को, तमाम साथियों को। 24 और 46, लेकिन उससे पहले अगर दिखा पाए तो प्रियंका गांधी की एक बाइट थी, उनसे पूछा गया इसी नतीजे के बारे में, आज जो आ रहे हैं इसके बारे में, तो प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है उसको पहले देख लेते हैं। 24-46 पे भी खूब बातें होंगी, बात इंडिया गठबंधन पे भी होगी और तमाम मसलों पे होगी, लेकिन प्रियंका गांधी को पहले सुनिए। I don't know, I haven't checked yet. Sir, seems that it's a lead seat for BJP. And what you say? BJP clear victory, 15 seats. I haven't seen the results. Just light. I don't know, I haven't checked yet. Sir, seems that it's a lead seat for BJP. And what you say? BJP clear victory, 15 seats. I haven't seen the results. Just light. खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, सिर्फ एक जगह पर ही वो आगे दिख रही है। खाता खोल दिया बस, और क्या है। खाता खोलने के लिए ही सब लोग उतरते हैं मैदान में, लेकिन उससे हमको सबक लेना चाहिए। सबसे पहले दिल्ली में 5 साल से केजरीवाल सरकार को कोई काम करने नहीं दिया। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो गुजरात से लाए हैं, मिस्टर सक्सेना, आपको मालूम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में पूरी ताकत, सभी प्रमुख नेताओं को भी जेल में डाल दिया। उसका भी ये नतीजा है। आप सभी प्रमुख नेताओं के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज करेंगे, जेल में डालेंगे और चुनाव जीतेंगे। ये एक फॉर्मूला महाराष्ट्र में हुआ, अब दिल्ली में है, शायद अब बिहार का चुनाव है तो बिहार में भी यही करेंगे। राउत साहब, लेकिन जो आपके सब बड़े नेता है वो अभी मतगणना में सब पीछे दिखाई दे रहे हैं। वो केजरीवाल जी हो, आतिशी हो, सिसोदिया जी हो, ऐसे सब बड़े जो गद्दार नेता है वो पीछे दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हो गया? महाराष्ट्र में क्या हो गया? मैंने बोला ना, महाराष्ट्र पैटर्न। ये महाराष्ट्र पैटर्न है। लीडरशिप को खत्म करो। जो लीडरशिप मोदी जी के सामने खड़े होने की कोशिश करते हैं, उनको हर हाल में खत्म कर दो, हरा दो, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हरा दो। ये महाराष्ट्र में हुआ है, ये हरियाणा में हुआ। लोग क्या आपको लगता है बीजेपी को वोट कर रहे हैं? नहीं नहीं, बीजेपी को वोट करना कोई नहीं चाहता है। ये तो जबरदस्ती का वोटिंग है। खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, सिर्फ एक जगह पर ही वो आगे दिख रही है। खाता खोल दिया बस, और क्या है। खाता खोलने के लिए ही सब लोग उतरते हैं मैदान में,
लेकिन उससे हमको सबक लेना चाहिए। सबसे पहले दिल्ली में 5 साल से केजरीवाल सरकार को कोई काम करने नहीं दिया। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो गुजरात से लाए हैं, मिस्टर सक्सेना, आपको मालूम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में पूरी ताकत, सभी प्रमुख नेताओं को भी जेल में डाल दिया। उसका भी ये नतीजा है। आप सभी प्रमुख नेताओं के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज करेंगे, जेल में डालेंगे और चुनाव जीतेंगे। ये एक फॉर्मूला महाराष्ट्र में हुआ, अब दिल्ली में है, शायद अब बिहार का चुनाव है तो बिहार में भी यही करेंगे। राउत साहब, लेकिन जो आपके सब बड़े नेता है वो अभी मतगणना में सब पीछे दिखाई दे रहे हैं। वो केजरीवाल जी हो, आतिशी हो, सिसोदिया जी हो, ऐसे सब बड़े जो गद्दार नेता है वो पीछे दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हो गया? महाराष्ट्र में क्या हो गया? मैंने बोला ना, महाराष्ट्र पैटर्न। ये महाराष्ट्र पैटर्न है। लीडरशिप को खत्म करो। जो लीडरशिप मोदी जी के सामने खड़े होने की कोशिश करती है। तो संजय राउत को अभी आप सुन रहे थे और संजय राउत ने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में जो कुछ किया गया वही दिल्ली में करने की कोशिश है, यानी कि जो टॉप लीडरशिप है उसको खत्म कर दिया जाए। और इसीलिए लगातार जो बड़े चेहरे हैं, आप ये देखिए आम आदमी पार्टी के, वो लगातार पीछे चल रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल वो पीछे चल रहे हैं। 1170 मतों से वो पीछे चल रहे हैं। और वहीं अगर संदीप दीक्षित की बात करते हैं तो संदीप दीक्षित को अब तक 113 वोट उनको मिले हैं। और अभी प्रवेश वर्मा जो हैं, साहिब सिंह वर्मा के जो बेटे हैं, वो लगातार आगे चलते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो इससे आप ये समझिए कि आम आदमी पार्टी की जो तमाम टॉप लीडरशिप है, चाहे हम बात करें यहां पर अरविंद केजरीवाल की, आतिशी की हम बात करें, मनीष सिसोदिया की हम बात करें, सौरभ भारद्वाज की हम बात करें, या फिर परपरगंज से जिस तरह से अवध ओझा को मैदान में लेकर आया गया था, क्योंकि एक बार एक लिस्ट आम आदमी पार्टी ने जारी की थी, उसमें अवध ओझा का नाम उन्होंने रखा था, वो सब लगभग पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। कांटे की टक्कर नई दिल्ली पर नजर आ रही है और ये जमीन पर भी दिख रहा था। जिस तरह से साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा लगातार जिस तरह से उन्होंने कभी पैसे बांटे, कभी इस तरह का इल्जाम लगा कि उन्होंने खुले तौर पर पैसे बांटे, साड़ी बांटी, बर्तन बांटे, जूते बांटे और भी बहुत कुछ हुआ। और सबसे ज्यादा अगर गहमा गहमी किसी सीट पर नजर आई तो वो नई दिल्ली की सीट थी और उसी पर आप ये देखिए अरविंद केजरीवाल पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि झुग्गी झोपड़ी, जहां पर अरविंद केजरीवाल का एक तरह से वो वोट बैंक है जो उनसे कभी छिटकता नहीं है, वहां भी जब हमने जाकर जमीन पर देखा तो तब वहां पर भी लोग पूरे तरीके से बटे हुए नजर आ रहे थे। तो इस बार अगर जमीन पर हम देखें तो ये लग रहा था कि आम आदमी पार्टी के लिए इस बार की लड़ाई बेहद मुश्किल है। लेकिन क्या इतनी मुश्किल थी या इस तरह की स्थितियां नजर आ रही थी कि 62 से 22 पर वो पहुंच जाएं, क्योंकि 24 पर अभी हैं फिलहाल, या 24 या 30 तक वो पहुंच जाएं, ऐसा लग रहा था। वो थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन ये लग रहा है कि जिस एंटी करप्शन नैरेटिव को लेकर और जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर जो भी इल्जाम उन्होंने लगाए, चाहे दिल्ली में सही या केंद्र में सही, आज वही इल्जाम अरविंद केजरीवाल पर लगे और इसमें इसको स्थापित करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही, ये फिलहाल लग रहा है। शीश महल राजमहल को लेकर जिस तरह की जंग देखने के लिए मिली, उसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती हुई नजर आ रही है, यह साफ तौर पर दिख रहा है। शराब नीति, शराब घोटाले को लेकर जिस तरह से एक नैरेटिव बना, उसमें बीजेपी कामयाब होती हुई नजर आ रही है, यह साफ तौर पर दिख रहा है। तो अरविंद केजरीवाल को यह लग रहा था कि सिंपैथी उनको मिलेगी, जेल का जवाब वोट से देंगे, लेकिन लोगों ने ऐसा किया नहीं, यह साफ तौर पर दिख रहा है। जब अरविंद केजरीवाल जेल से छूटकर आए थे तब उनको यह लग गया था कि उनके खिलाफ हवा चल रही है और यही वजह रही कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद के तौर पर पद से इस्तीफा दिया, आतिशी को सीएम बनाया और यह कहा कि अब वो जनता की अदालत में जा रहे हैं, जनता जो फैसला करेगी वो उनको कबूल होगा। लेकिन जनता क्या उनके हक में फैसला कर रही है, यह आपको साफ तौर पर दिख रहा है। अगर सिर्फ अरविंद केजरीवाल की सीट की भी बात कर लें तो उसमें भी वो पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं, पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
कभी कुछ 200-300 से वो बढ़त बनाते हैं, तो दूसरे तीसरे राउंड में तो पहले अचानक से एक और राउंड की जैसे ही वोटिंग खुलती है उसमें वो फिर से पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे ही कई चौंकाने वाली चीजें हमें देखने के लिए मिल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी का जो 27 साल का सूखा है उसको खत्म करने का तय कर लिया है, ये फिलहाल लग रहा है। क्योंकि समीर जी, अब बहुत बदलाव इसमें देखने के लिए मिलेगा ये अब नहीं लगता है। 2, 4, 5 सीटें इधर उधर हो जाएं वो हो सकता है जहां मार्जिन बहुत थिन हो, क्योंकि अभी भी कई ऐसी सीटें हैं जहां 1000, 2000, 5000 का मार्जिन है, जिसमें कभी कोई आगे और कभी कोई पीछे, यानी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जिस तरह की पूरी हम रस्साकशी देख रहे हैं। क्या आपको लग रहा है बहुत कुछ अब बदलेगा? नहीं, बदलाव तो खैर अंतिम समय तक, जब तक पूरे परिणाम नहीं आ जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है।